दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम महाद्वीप एवं देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, समस्थिति हेतु आइसोस्टेसिस शब्द प्रस्तावित किया था किसने? तो उत्तर है डट्टन ने। दोस्तों आप जान लीजिए, समस्थिति के लिए आइसोस्टेसिस शब्द का प्रस्ताव डट्टन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भू संतुलन के संदर्भ में किसने कहा कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? तो उत्तर है एयरी ने। दोस्तों भू संतुलन के संदर्भ में एयरी ने कहा है कि परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है, यानी महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है, लेकिन उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर है प्राट ने। दोस्तों प्राट ने परिवर्तित घनत्व के स्तंभ पर आधारित समस्थिति की अवधारणा का प्रतिपादन किया। प्राट के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाद्वीप निर्माणकारी बल, आकस्मिक बल, हिमघाव यानी एवेलांस तथा पर्वत निर्माणकारी बल में से कौन सा पटल विरूपणी बल या संचलन है? तो उत्तर है महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल, ये दोनों दोस्तों पटल विरूपणी बल या संचलन हैं। तो आप जान लीजिए कि महाद्वीप निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी बल पटल विरूपणी बल हैं। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत और क्षैतिज दोनों गतियों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए। तो उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप, ये चारों गोलार्धों में स्थित है। दोस्तों विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश और प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पृथ्वी के 4 गोलार्ध जैसे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित किया गया है। सभी महाद्वीपों में केवल अफ्रीका से विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। इस आधार पर चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप अफ्रीका है। अगला प्रश्न है, विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तर है विश्व में थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई 840 मीटर है, जबकि महासागरीय खंड की औसत गहराई 3800 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थल मंडल कितनी मुख्य प्लेटों में विभक्त है? तो याद रखिएगा स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों में विभक्त है। और सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल की पुस्तक में 6 प्रमुख और 20 लघु प्लेटें मानी गई हैं, जबकि एनसीईआरटी पुस्तक में मुख्य प्लेटों की संख्या 7 दी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो आप जान लीजिए प्रशांत प्लेट जो है बड़ी प्लेट का उदाहरण है। दोस्तों कोकोस, नज़का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलिन और फ्यूजी प्लेटों को छोटी प्लेटों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जबकि प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकी, यूरेशियाई आदि प्लेटों को बृहद प्लेटों में शामिल किया गया है। तो प्रशांत प्लेट बड़ी प्लेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आप जान लीजिए WJ मॉर्गन, JT विल्सन, DP मैकेंजी और RL पार्कर आदि ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ष 1963 में JT विल्सन ने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए एक अवधारणा विकसित की। उन्होंने सुझाव दिया कि हवाई और अन्य ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला का निर्माण मेंटल में स्थित स्थिर हॉट स्पॉट का प्लेटों के संचालन के कारण हुआ है। 1967 में DP मैकेंजी और RL पार्कर का एक लेख नेचर जर्नल में द नॉर्थ पैसिफिक द एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक्स ऑन ए स्फीयर
के नाम से प्रकाशित हुआ और इसी के अंतर्गत उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने भी स्वतंत्र रूप से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तन, चुंबकीय विसंगति, सागर नितल प्रसरण और उत्प्लावकता के बल पदों में किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है? तो उत्तर है उत्प्लावकता का बल का संबंध प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं है। अगला प्रश्न है एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सबडक्शन यानी अवनयन कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को अवनयन यानी सबडक्शन कहा जाता है। वो स्थान जहां प्लेट धंसती है उसे प्रविष्ट क्षेत्र यानी सबडक्शन जोन कहा जाता है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहां भूपरपटी नष्ट होती है वो अभिसरण सीमा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में कौन प्लेट सीमा स्थित है? तो ये है महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। प्राच्य जीवन का ऊषा काल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्रोटेरोजोइक कल्प को प्राच्य जीवन का ऊषा काल कहा जाता है। प्रोटेरोजोइक कल्प प्राचीन जीवन का, मेसियोजोइक कल्प मध्य जीवन और सेनोजोइक कल्प आधुनिक जीवन का आरंभ काल है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्लेट शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो उत्तर है टूजो विल्सन। दोस्तों प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। ये कनाडा के भूविज्ञानी थे जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में अपना योगदान दिया है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो याद रखिएगा टूजो विल्सन ने, जो कि कनाडाई भूवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जलवायुवेत्ता प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वेगनर ने वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता प्रदर्शित की, जिसे उन्होंने जिगसाफिट यानी साम्य स्थापना कहा। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। वेगनर ने बृहद महाद्वीप को पैंजिया और वृहत महासागर को पैंथालसा कहा। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड बना। वेगनर के अनुसार वृहत महाद्वीप के उत्तर और दक्षिण दिशा में टूटने और संचलन के कारण महाद्वीपों और महासागरों के अभिनव स्वरूप का विकास हुआ था। वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने और संचलन के कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल था। अगला प्रश्न है दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वेगनर ने। पोल फ्लीइंग बल किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया? तो उत्तर है ज्वारीय परिकल्पना। दोस्तों जीन्स द्वारा प्रतिपादित और जेफरीज द्वारा संशोधित किए गए सिद्धांत को ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तो उत्तर है पैंथालसा और उस महाद्वीप का नाम पैंजिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है, महाद्वीपीय धारा सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन वेगनर के द्वारा किया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। महासागर का नाम पैंथालसा और महाद्वीप का नाम पैंजिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? तो उत्तर है टैथिस सागर। दोस्तों आप जान लीजिए कि लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड के बीच का भाग टैथिस सागर के रूप में बदल गया। इसे टेथिस का खुलना कहा जाता है। अगला प्रश्न है पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण में कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता? तो उत्तर है तापीय संकुचन। दोस्तों तापीय संकुचन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता।
वहीं पूरा चुंबकत्व, ज्वारीय बल और सागर नितल प्रसरण के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कौन सा युग महान हिमकाल का युग द ग्रेट आइस एज कहलाता है? तो प्लीस्टोसीन युग है, ये महान हिमकाल का युग कहलाता है। अगला प्रश्न है, चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत और भूसन्नति सिद्धांत में कौन महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? तो उत्तर है भूसन्नति सिद्धांत। दोस्तों, भूसन्नति सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बेफिन, हिस्पानियोला, जावा और क्यूबा द्वीपों में कौन आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र के पास अवस्थित है? तो उत्तर है बेफिन द्वीप। दोस्तों, आप जान लीजिए कि बेफिन द्वीप का उत्तरी भाग आर्कटिक महासागर को स्पर्श करता है और इस आधार पर बेफिन द्वीप आर्कटिक महासागर में माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेक्जाविक, ओस्लो, हेलसिंकी और हेग में से कौन विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है? तो याद रखिएगा, रेक्जाविक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रेक्जाविक आइसलैंड की राजधानी है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति 64.08 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ये जो है विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, सामान्य अध्ययन के लिए भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन, दागिस्तान, मालदोवा और बेलारूस में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग है? तो ये उत्तर है दागिस्तान। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दागिस्तान गणतंत्र रूस का वर्तमान में भाग है, जो देश के दक्षिणी मध्य भाग में स्थित है। बाकी जो यूक्रेन है, मालदोवा और बेलारूस, ये जो हैं 3 स्वतंत्र यूरोपीय देश हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, मालदोवा की चिसिनाउ और बेलारूस की मिन्स्क है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया, रूस, जापान और फिलीपींस देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की तटरेखा सबसे लंबी है और विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। अगला प्रश्न है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और मलय परिमंडल में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो मलय परिमंडल। दोस्तों, मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। मलय परिमंडल में मलाया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस आदि क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, अफ्रीका को प्रायः अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता रहा है। कारण है, अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखी वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता था क्योंकि यहाँ की कठिन धरातली संरचना, घने वन और हिंसक पशुओं और असभ्य आदिवासियों के कारण बहुत कम खोजी व्यक्ति अफ्रीका से लौट पाते थे और अफ्रीका के बारे में जानकारी का अभाव था, इसलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईरान, इराक, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, कौन सा देश समूह एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात है? तो दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और हांगकांग ये एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात देश हैं। एशियन टाइगर शब्द का प्रयोग उन एशियाई देशों के लिए किया जाता है दोस्तों, जिनकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः मुक्त और अत्यधिक विकसित है। इसके अंतर्गत हांगकांग, जो कि चीन का स्वायत्त शासित क्षेत्र है, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है?
तो इब्न बतूता को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध यात्री था, जिसने वेनिस यानी इटली से अपनी यात्रा प्रारंभ करके फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, संभवतः कश्मीर और चीन यानी सिल्क मार्ग से होते हुए वियतनाम, मलय प्रायद्वीप, निकोबार द्वीप, श्रीलंका, हारमुज होते हुए यूरोप तक की यात्रा की थी। उसने तत्कालीन रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए अपनी यात्रा की। अपने यात्रा वृत्तांत में भी उसने रूस के बारे में वर्णन किया है। वो प्रथम यात्री था जिसने समस्त एशिया के पश्चिम से पूर्व की ओर का मार्ग खोजा। तो आप जान लीजिए मार्को पोलो जो है ये कहाँ का, मार्को पोलो 13वीं शताब्दी का यात्री था जिसने इटली से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन आप जान लीजिए अरब देश का मार्को पोलो इब्न बतूता को कहा जाता है। इब्न बतूता ने भारत समेत अनेक देशों की लगभग 7,50,000 मील की यात्रा की, इसलिए इसे अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था? तो वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया और मलाया, ये मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था। दक्षिणी रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो आप जानते हैं जिम्बाब्वे, और उत्तरी रोडेशिया का नया नाम जाम्बिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुल्गारिया, जॉर्जिया, हंगरी तथा रोमानिया में से कौन सा देश भूमध्य यानी भूभाग से घिरा है? तो उत्तर है हंगरी। दोस्तों आप जान लीजिए कि हंगरी जो है ये मध्य यूरोप का देश है जो कि स्थलरुद्ध देश है। ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में स्लोवाकिया, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया स्थित हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेडेगान पैगोडा जो कि ग्रेट डैगान पैगोडा और गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? तो ये यंगून म्यांमार में स्थित है। याद रखिएगा यंगून यानी जिसका प्राचीन नाम रंगून था, यंगून म्यांमार में स्वेडेगान पैगोडा जो कि ग्रेट डैगान पैगोडा और गोल्डन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको पूर्व का द्वार या गेटवे ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो उत्तर है सिंगापुर को। सिंगापुर को पूर्व का द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पोलैंड, ब्राज़ील, मेक्सिको और नाइजीरिया में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? तो ये है मैक्सिको, क्योंकि इसके उत्तरी छोर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति के कारण इसका लगभग आधा भाग, उत्तरी भाग औद्योगिक प्रधानता वाला है। इसी भाग में खनिजों का भंडार भी है, जबकि इसका दक्षिणी भाग जो उष्णकटिबंधीय में पड़ता है, ग्वाटेमाला, बेलीज आदि देशों के किनारे है जो कि अल्प विकसित देश हैं। किस देश ने दलदली भूमि और तटवर्ती निम्न भूमि को भरकर भूमि का विस्तार किया है? तो नीदरलैंड ने। दोस्तों नीदरलैंड ने इस इजसेलमीर अंतर्देशीय खाड़ी को भरकर भूमि का विस्तार किया है और इस खाड़ी में इजसेल नदी गिरती है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो लोथियन ग्रीन। दोस्तों लोथियन ग्रीन ने 1875 में महासागरों की उत्पत्ति का चतुष्फलक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अवतलन, उत्थान, भूस्खलन और निमज्जन में से कौन एक प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है? तो भूस्खलन दोस्तों ये प्रक्रम महादेशीय संचलन नहीं है। अगला प्रश्न है, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और पटल विरूपण में से कौन सा बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है? तो उत्तर है पटल विरूपण। दोस्तों पटल विरूपण बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं बल्कि ये अंतर्जात बल से उत्पन्न प्रक्रम है और पटल विरूपणी प्रक्रम के अंतर्गत महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। अपक्षय और अपर्दन बहिर्जात बल द्वारा उत्पन्न प्रक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षतिपूर्ति तल संकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर है प्रॉट। क्षतिपूर्ति तल संकल्पना भू संतुलन के सिद्धांत से संबंधित है जिसका प्रतिपादन प्रॉट ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल जो है क्या है? तो सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल समुद्र तल का उत्थान और धसाव है।
अगला प्रश्न है मध्य एशिया, पोलिनेशिया, मंगोलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में से कौन सा एक देश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है तथा जातीय दृष्टि से चीन से संबंधित है? तो ये है साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है। म्यांमार सहित अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। वे बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। इस दृष्टि से भारत में भी मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं और बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। चीन में जातीय दृष्टि से मंगोलाइड प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ज्यामिति, आरोपित, पर्वतीय और नदी में से उत्तर और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा का प्रकार क्या है? तो ये है ज्यामिति तथा आरोपित। दोस्तों आप जान लीजिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य ज्यामिति एवं आरोपित सीमा है। आप जान लीजिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसमर्पण के बाद कोरिया प्रायद्वीप पर यूएसए और सोवियत रूस ने 38वीं समांतर रेखा के माध्यम से कोरिया का लगभग मध्य से विभाजन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों नाइजीरिया, साइप्रस, वेनेजुएला और बेल्जियम में से बहुभाषावाद संघर्ष से न्यूनतम प्रभावित देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला है। अगले प्रश्न पर आते हैं आइसलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क और पोलैंड में से कौन सा देश एक नृजातीय राष्ट्र राज्य का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है? तो ये ब्रिटेन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि ब्रिटेन निर्जातीय राष्ट्र राज्य का स्वीकार्य उदाहरण नहीं है, जबकि डेनमार्क, डेनिश, पोलैंड, पोलिश और आइसलैंड में आइसलैंडर निर्जातीय समूह के आधार पर राष्ट्र का निर्माण किया गया है। वहीं ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न सही सुमेलन से संबंधित है। प्राणी भौगोलिक प्रदेशों का प्रदेशों से मिलान करना है। आप देख लीजिए पूरा आर्कटिक प्रदेश यूरोप और उत्तरी एशिया, नूतन आर्कटिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड आते हैं। प्राच्य प्रदेश में दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया और नवायन वृत्तीय प्रदेश में दक्षिणी अमेरिका शामिल है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो उत्तर है अब्राहम आर्टेलियस ने। दोस्तों आप जान लीजिए अब्राहम आर्टेलियस ने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की। वे एक डच भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार थे। उन्होंने थिएट्रम आर्बिस टेट्रम नामक आधुनिक एटलस का निर्माण किया था। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब और स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात शारजाह, दुबई, अबू धाबी तथा अजमान में से कौन सा है? तो सही उत्तर है अबू धाबी। दोस्तों आप जान लीजिए कि क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है। ये यूएई के 84% क्षेत्रफल पर फैला है और इसमें 200 द्वीप हैं। यूएई में 7 स्वतंत्र शहर हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह, उम्ल अल कईवेन, फुजीराह, अजमान और रास अल खैमा। अगला प्रश्न है बोत्सवाना, नाइजर, चाड और अंगोला देशों में से कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? तो अंगोला जो है ये स्थल से घिरा हुआ नहीं है। अगला प्रश्न है पूरा चुंबकत्व, सागर नितल प्रसरण, प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तन और ध्रुवों का घूर्णन में से वह एक जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? तो उत्तर है प्रागैतिहासिक काल में वैश्विक जलवायु परिवर्तन ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों बेफिन, हिस्पानियोला, जावा और क्यूबा द्वीप समूहों में से वह जो आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र के पास स्थित है? तो ये है बेफिन। बेफिन दोस्तों आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र के पास स्थित है। अगला प्रश्न है महाद्वीपों के प्राचीन नाम और महाद्वीपों के आधुनिक नाम जो कि बिलफर्ड द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो सही सुमेलन हो जाएगा कुश द्वीप या फारस जो ईरान है अफगानिस्तान से, क्रौच द्वीप पश्चिमी यूरोप, पुष्कर द्वीप आइसलैंड और शक द्वीप ब्रिटिश द्वीप समूह से संबंधित है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पारस्परिक हित मैक्सिको, समझौता नाइजीरिया, केंद्रीकृत चीन तथा आरोपित पाकिस्तान युग्मों में से संघीय व्यवस्था के प्रकार और देशों का बेमेल युग्म क्या है? तो पारस्परिक हित मैक्सिको। ये दोस्तों पारस्परिक हित मैक्सिको ये सही सुमेलित नहीं है, आप जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि पारस्परिक हित मैक्सिको से बेमेल सुमेलित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा, सूडान की खार्तूम, म्यांमार की नेपिडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, चेक गणराज्य की प्राग और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवाई, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड तथा न्यू कैलिडोनिया में से जो पॉलिनेशिया में शामिल नहीं है, तो न्यू गिनी और न्यू कैलिडोनिया दोस्तों ये पॉलिनेशिया में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन और सागल नितल के प्रसार के प्रमाण में वह जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी चारों। दोस्तों, महाद्वीपीय तटों का भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन और सागल नितल के प्रसरण के प्रमाण ये सभी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिमाइंडर नोट्स, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत और विश्व के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।